नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत रीतिकाल की तात्कालीन परिस्थितियों के विषय में पढ़ा था। आज हम ये देखते हैं कि ये जो रीतिकाल जो हैं, इसके विषय में अनेक प्रकार की समस्या को लेकर के विवाद उत्पन्न हुए, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत भी जिस प्रकार से आदिकाल के अंतर्गत नामकरण की समस्या उत्पन्न हुई थी, वैसे ही रीतिकाल के अंतर्गत भी नामकरण की जो समस्या है वह विशेष रूप से उभर करके सामने आई, क्योंकि अनेक विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नामों से पुकारा और अलग अलग नामों से अभिहित किया। उसका मूलभूत कारण उस काल की अनेकों विशेषताएं थी और उन विशेषताओं के आधार पर ही विद्वानों ने अपने अपने मत रखे। तो हम आज रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल के नामकरण की समस्या के विषय में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो रीतिकाल है वह हिंदी साहित्य के इतिहास में विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक चला। इस काल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। आचार्य शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस उत्तर मध्य काल को तीसरे काल नाम देते हुए इसे रीतिकाल नाम दिया। लेकिन हिंदी साहित्य के आदिकाल की ही भांति रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। यद्यपि अब शुक्ल जी द्वारा सुझाया गया रीतिकाल नाम ही वास्तविक रूप से हमारे सामने प्रचलित है, लेकिन फिर भी आज हम इस नामकरण की समस्या के विषय में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल के इस नामकरण के विषय में अलग अलग मत विद्वानों के दिखाई पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत यदि हम इनके नामकरण की समस्या की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने दिखाई पड़ता है अलंकृत काल। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे और इन तीनों भाइयों के द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। उस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत उन्होंने उक्त काल को अलंकृत काल नाम दिया। उनका यह मानना था कि इस काल के अंतर्गत अलंकारों की प्रचुरता थी और अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। इस कारण से इस काल को अलंकृत काल नाम से जाना जाए, यही उचित है। लेकिन यह नाम अधिक स्वीकार्य नहीं हुआ, क्योंकि एक तो इस काल के सारे साहित्य में अलंकारों की प्रधानता नहीं है। दूसरा, अलंकृत काल कहने से इस काल में अधिक संख्या में लिखे गए लक्षण ग्रंथों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। तीसरा यह कि इस काल के साहित्य में श्रृंगार रस का भी अत्यंत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इसीलिए इन कवियों को देखते हुए रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से नहीं पुकारा जा सकता। तो इस प्रकार से आचार्यों ने इस नामकरण को स्वीकार करने से बिल्कुल ही मना कर दिया, लेकिन मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल नाम दिया। यदि हम इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अगला नामकरण हमारे सामने आता है श्रृंगार काल, जो कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उक्त काल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा। उनका यह मानना है कि रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार रस की विशेष प्रधानता रही है और श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों, चाहे वह संयोग श्रृंगार हो चाहे वह वियोग श्रृंगार हो, दोनों ही श्रृंगार रसों का अत्यंत ही सुंदर एवं मनोरम चित्रण हुआ है। इसीलिए उन्होंने उक्त काल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार रस से संबंधित विपुल काव्य लिखा था। श्रृंगार रस का संयोग पक्ष, वियोग पक्ष, नायिका भेद, सौंदर्य चित्रण आदि विषयों को भी इस काल के साहित्य में समेटा गया है। जिन कवियों ने केवल लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने भी उदाहरण के रूप में श्रृंगार रस के ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार रीतिकाल के साहित्य में श्रृंगार रस की विशेष प्रधानता पूरी तरह दिखाई पड़ती है। इसी आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
इसे श्रृंगार काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस काल में श्रृंगार रस की प्रचुरता को देखते हुए यदि कोई विद्वान इसे श्रृंगार काल नाम से पुकारते हैं तो मुझे इससे में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्रृंगार काल नाम देने में भी इस समय में लिखे गए लक्षण ग्रंथों तथा काव्य के लक्षणों का बोध नहीं होता, इसीलिए अब इस काल को श्रृंगार काल नाम से पुकारना भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भले ही इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इस काल को श्रृंगार काल नाम से जानना उचित नहीं समझा। अब हम अगली कड़ी के अंतर्गत नामकरण में यदि हम बात करें तो हमारे सामने आते हैं नामकरण आता है रीतिकाल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सुझाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल नाम दिया। उन्होंने इस काल का नाम देने के लिए वास्तविक रूप से उन्होंने संपूर्ण एक विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इसमें न तो रीति शब्द का सामान्य अर्थ कहीं प्रयुक्त हुआ है, न संस्कृत में प्रयुक्त अर्थ में है। यहाँ रीति शब्द का अर्थ काव्य के लक्षण से संबंधित है। इस अर्थ को समझने के लिए इसके सामान्य अर्थ को वास्तविक रूप से पहचानना अत्यंत ही आवश्यक है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ होता है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, विधि, शैली। इस प्रकार रीति शब्द किसी खास प्रणाली या पद्धति को कहते हैं। जैसे समाज में विवाह की रस्म अपने खास ढंग से पूरी की जाती है, इसलिए इनको विवाह की रीति कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में भी रीति शब्द का अर्थ मूल रूप से यह माना गया है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। जिस प्रकार के आचार्य वामन ने इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए एक रीति को विशेष स्थान के रूप में प्रतिस्थापित किया है, इसी प्रकार से रीति शब्द का संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो अर्थ प्रकट किया गया है वह है विशिष्ट पद रचना रीति, जिसके अंतर्गत विशेष प्रकार की रचना एवं पद्धति को ही रीति कहा जाता है। तो इस प्रकार से रीति के संबंध में अनेक प्रकार की, जैसे हमारी 3 रीतियाँ भी मानी गई हैं, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, ये रीतियाँ मानी गई हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रीति की नामक जो शब्द है यह एक परंपरा, पद्धति और शैली पर आधारित होने के कारण से ही हमारे सामने उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का अर्थ विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया गया। यहाँ पर रीति शब्द का अर्थ है लक्षण या लक्षण को ध्यान में रखकर लिखा गया काव्य। इस प्रकार हिंदी साहित्य में रीति काव्य वह काव्य हैं जो अलंकार, इस ध्वनि, नायिका भेद आदि के लक्षणों के आधार पर या इनको ध्यान में रखकर लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों के द्वारा काव्य के लक्षणों का निर्माण और उनके आधार पर काव्य लिखे जाने को ध्यान में रखकर ही इस काल को रीतिकाल नाम दिया है। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल जो नामकरण है वह आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा जो सुझाया गया नामकरण था, इस नामकरण को सभी विद्वानों ने पूर्णतः स्वीकार किया है। अगले नामकरण की बात करें तो वह आता है अलंकरण काल। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को अलंकरण काल के नाम से भी पुकारना पसंद किया है। उनका मानना है कि इस काल के अंतर्गत अलंकारों का बहुत ही अधिक प्रयोग हुआ है। वह सभी प्रकार के अलंकारों को पूर्ण रूप से चुन चुन करके इस काव्य की रचना के अंतर्गत लिखा गया था। उसका मूल उद्देश्य यह था कि इस समय की जो काव्य की रचनाएं थी वह राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए लिखा जाता था, और खुश करने के लिए जब काव्य लिखा जाता है तो जब कभी भी उस काव्य के अंतर्गत एक सुंदरता या सौंदर्यता को उत्पन्न करने के लिए अलंकार ही उसका एक माध्यम बनते हैं। तो इसीलिए इस काल के कवियों ने अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग अपने साहित्य के अंतर्गत किया। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसको अलंकरण काल के नाम से भी पुकारा, लेकिन यह नामकरण भी समीचीन दिखाई नहीं पड़ता। अंतिम नामकरण की यदि बात करें तो वह आता है उत्तर मध्यकाल। कुछ विद्वानों ने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को जिस प्रकार से आदिकाल को अलग नामकरण दिया, प्रारंभिक काल के रूप में बताया, आरंभिक काल कहा किसी ने, उसके पश्चात भक्ति काल को मध्यकाल के नाम से पुकारा और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से पुकारा कि यह मध्यकाल का जो उत्तरी
जो हिस्सा है उत्तरी साहित्य है, लेकिन हम देखते हैं कि इस समय का जो साहित्य है वह मध्यकाल से किसी प्रकार से मिलता जुलता हमें दिखाई प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वान जो हैं वह इसे उत्तर मध्यकाल के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम सभी नामकरणों पर यदि हम चर्चा करें तो हमारे सामने विशेष रूप से जो नामकरण उभर करके आता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सुझाया गया जो नामकरण था रीतिकाल, वही सर्वोपरि नामकरण के रूप में उद्घाटित होता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इस रीतिकाल नामक काल के अंतर्गत अनेक प्रकार के नामकरणों को अलग अलग विद्वानों ने भिन्न भिन्न मतों के द्वारा उसे सुझाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी रीतिकाल जो नामकरण है वही नामकरण सर्वोपरिता के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।